नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, काफ़ी दिन बाद मैं ये लेक्चर अटेंड करने आ रहा हूँ हिस्ट्री का। उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर 4 दिन से लाइट बिल्कुल ख़राब थी। अब लाइट ही नहीं होगी तो ये जो रोशनी हो रही है इसके चारों ओर, इसका प्रबंध कैसे हो पाएगा। इन्वर्टर भी डाउन हो गए, तो ऐसी स्थिति में मैं वीडियो नहीं लेके आ पाया आप लोगों के लिए। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब सारी चीज़ें कंट्रोल में आ चुकी हैं। अब आप इमेजिन करो, एक तो लॉकडाउन, बाहर नहीं जा सकते, प्लस इतनी गर्मी तो घर में नहीं बैठ सकते, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। अब आप सोचो मैंने कैसे ये 4 दिन काटे होंगे, ये मैं ही जानता हूँ और जो यहाँ लोग रहते हैं वो जानते हैं। लेकिन चलिए, कुल मिला के अंत भला तो सब भला, फाइनली लाइट आ चुकी है। और लाइट आ चुकी है इसलिए मैं आपके साथ रूबरू होने को बिल्कुल तैयार हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था विद्यार्थियों, लास्ट जो क्लास हमने ली थी वो हमने ली थी राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई हमारी क्लास थी, और उससे जुड़े हमने काफ़ी सारी चीज़ों को जो है समझा था। और यदि हम देखें तो प्रमुख अधिनियमों को भी हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। संवैधानिक विकास जो हमारा चैप्टर था वो पूरा हो गया था, उससे हमने सवाल भी लगा लिए थे। राष्ट्रवाद की भावना का उदय भी हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कांग्रेस की स्थापना। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कांग्रेस की स्थापना। लेकिन यहाँ पर समझना ये है हमें कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की स्थापना अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। लेकिन विद्यार्थियों, कांग्रेस की स्थापना से पहले अन्य कुछ ऐसे संगठन थे जिनके बारे में पढ़ना अति आवश्यक है। वैसे तो आप डायरेक्टली इसको जम कर सकते हो कि आप कांग्रेस की स्थापना पढ़ लो, दिसंबर 1885 में हुई है, एओ ह्यूम ने की है, दुनिया जानती है ये। लेकिन यदि हम सिविल सर्विसेज जैसी परीक्षाओं को देखें, जैसे पीसीएस की परीक्षा को देखें, बीईओ की परीक्षा को देखें, आरओ जो है काफ़ी बड़ी वैकेंसी आने वाली है 2020 में, इसको देखें, तो इनमें विद्यार्थियों आपको जानने को मिलेगा कि इनमें जो है काफ़ी बड़े स्तर पर कांग्रेस की स्थापना से पहले की जो संस्थाएं हैं वहां से सवाल जो है अक्सर करके पूछे जाते हैं। जैसे मद्रास नेटिव सोसाइटी है ना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में आपसे पूछ लेगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के बारे में आपसे पूछ लेगा। तो बहुत जरूरी है कि कांग्रेस की स्थापना को पढ़ने से पहले आप उन संगठनों को जानें जो कांग्रेस से पहले भारत में कार्य कर रहे थे। ठीक है ना। तो आज का लेक्चर हमारा इसी के ऊपर रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो देखो भैया, कांग्रेस की स्थापना से पहले के पूर्ववर्ती संगठन। तो देखो बच्चों, कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में, लेकिन इससे पहले ही काफी सारे संगठन भारत में सक्रिय हो गए थे। यदि हम कांग्रेस की तुलना इन संगठनों से करें, यानी एक तरफ हम रखें कांग्रेस के पहले के संगठन, एक तरफ रखें कांग्रेस के बाद के संगठन, यदि इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हमें पता चलेगा कि कांग्रेस और इन अन्य संगठनों में जो बेसिक अंतर था वो था स्वरूप का। यानी अगर देखा जाए तो कांग्रेस से पहले के जितने भी संगठन है जो आज हम डिस्कस करेंगे, इन सभी का स्वरूप क्षेत्रीय रहेगा। यानी जिस क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे वहीं पर कार्य करेंगे, जबकि कांग्रेस का स्वरूप राष्ट्रीय होगा। कांग्रेस पूरे देश के लिए काम करेगी, है ना। तो ये एक बेसिक अंतर है। और चूंकि इनके जो लोग हैं या इनका जो समुदाय है उसमें सभी प्रकार के लोग शामिल नहीं हो पाए, किसी में केवल जमींदार शामिल हो पाए, किसी में केवल पढ़े लिखे शामिल हो पाए, किसी में मध्यम वर्ग शामिल हो पाया, है ना। तो ये एक ऐसा संगठन थे जो कांग्रेस से पहले बने जिनमें राष्ट्रीय एकता देखने को नहीं मिलती थी, है ना। लेकिन कांग्रेस में राष्ट्रीय एकता देखने को मिली। इन सारी चीजों को जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। तो हेडिंग है हमारी कांग्रेस तथा उसके पूर्ववर्ती संगठन। आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन। आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन, यानी कांग्रेस से पहले कौन कौन से संगठन यहां पर काम कर रहे थे, इनको हम जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहली हेडिंग डालें इसमें विद्यार्थियों। जो पहला हम पढ़ेंगे वो है लैंड होल्डर सोसाइटी। चलिए, पहली जो हेडिंग है यहां पर वो है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। कांग्रेस की स्थापना से पहले के संगठन हम पढ़ रहे हैं, और ये पहला संगठन जो है इसमें, इसका नाम है लैंड होल्डर सोसाइटी। स्थापना इसकी हुई है विद्यार्थियों 1838 में। स्थापना यदि हम इसकी देखें, स्थापना इसकी हुई है विद्यार्थियों 1838 में। स्थान यदि हम देखें कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है कहाँ बनाई गई, तो विद्यार्थियों इसका स्थान है कलकत्ता। ध्यान रखें, स्थान इसका क्या है, कलकत्ता। प्रश्न दोनों ही तरीकों से पूछ सकता है। पूछ लेगा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई, 1838 में की गई। कहाँ की गई, कलकत्ता में की गई।
अब संस्थापक कौन है इसके, ये भी हम जान लेते हैं। संस्थापक, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो विद्यार्थियों, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक हैं द्वारिका नाथ टैगोर। नाम आपने इनका जरूर सुना होगा, द्वारिका नाथ टैगोर। द्वारिका नाथ टैगोर हैं संस्थापक लैंड होल्डर्स सोसाइटी के, ठीक है। और विशेषता यदि हम जानने का प्रयास करें कि आखिरकार लैंड होल्डर सोसाइटी की विशेषता क्या है, तो विद्यार्थियों इसकी विशेषता केवल इतनी सी है कि लैंड होल्डर सोसाइटी जो है विद्यार्थियों, ये भारत का पहला ऐसा संगठन है जिसने राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। यानी इसके बारे में हम कहेंगे कि ये पहली सभा थी जिसने राजनीतिक प्रयास किए, जिसने राजनीतिक प्रयास किए, ठीक है। प्रश्न आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बताइए भारत की ऐसी पहली कौन सी संस्था थी जिसने राजनीतिक प्रयासों का भारत में शुभारंभ किया? ऐसा कौन सा संगठन था जिसने राजनीति में एंटर किया या राजनीतिक क्षेत्र में प्रयास किया? तो वो है लैंड होल्डर सोसाइटी। संस्थापक कौन है? द्वारिका नाथ टैगोर। विशेषता, ऐसा पहला संगठन है जिसने राजनीतिक प्रयास किए, ठीक है ना, जिसने राजनीति के क्षेत्र में अपने आप को इन्वॉल्व किया, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात है। सवाल किस तरीके से आएगा? तो पीसीएस जैसी परीक्षाओं में इससे जो सवाल आते हैं वो कूट के रूप में आते हैं। 4 संस्थाएं देगा, 4 संदेह देगा, कहेगा इनको मिलाइए, या 4 संस्थाओं के नाम दे देगा, उनके संस्थापक दे देगा, कह देगा इनको मिलाइए, ठीक है ना। या और अगर ऊपर लेवल पे आप जाओगे वहां किस तरीके से पूछेगा? कथन और कारण के रूप में, है ना। कथन दे देगा, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिका नाथ टैगोर ने की, कथन। कारण दे देगा, यह ऐसी पहली सभा थी जिसने राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया, कारण। अब आपसे पूछ लेगा कथन सही है, कारण सही है, कथन सही है, कारण गलत है, कारण गलत है, कथन सही है। इस तरीके से आपने सवाल निश्चित रूप से पेपर में देखे होंगे। तो इसी फॉर्म में सवाल इससे पूछे जाएंगे, चिंता वाली बात नहीं है। जब ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा तो हम इससे संबंधित प्रश्न भी लगाएंगे, जो कि हम लगाते ही आ रहे हैं। तो इससे भी हम जुड़े हुए सवालों को हल करेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर बस आप इसे पढ़ते रहिए, एकाग्र होकर के इसको आप पढ़ते रहिए। तो पहली संस्था थी हमारे पास लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना हुई 1838 में कलकत्ता में। संस्थापक हैं द्वारिका नाथ टैगोर और विशेषता है यह भारत की पहली सभा थी जिसने राजनीतिक प्रयास किए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास संगठन है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। चलिए दूसरा जो हमारे पास संगठन है विद्यार्थियों, उस संगठन का नाम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। चलिए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई है विद्यार्थियों 1851 में। स्थापना इस संगठन की हुई है 1851 में और स्थान है इसका विद्यार्थियों कलकत्ता। संस्थापक यदि हम देखें ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक हैं राधा कांत देव। ध्यान रखेंगे संस्थापक कौन है इनके? राधा कांत देव। राधा कांत देव एक प्रमुख समाज सुधारक थे और इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि ये राजा राम मोहन राय के समकालीन थे और यही वो व्यक्ति थे जब सती प्रथा का उन्मूलन किया जा रहा था तो इन्होंने इस बात का विरोध भी किया था कि सती प्रथा को नहीं हटाना चाहिए, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति राधा कांत देव भी हैं। पेपर में एक बार पूछा गया प्रश्न है कि बताइए निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने 1829 में की गई सती प्रथा उन्मूलन नियम का विरोध किया? तो वो राधा कांत देव ही थे जिन्होंने सती प्रथा को हटाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, सती प्रथा चलनी चाहिए, यह हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, अंग्रेजों को हमारे समाज में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये कथन राधा कांत देव का ही है। इन्होंने ही बनाया था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन।
अब हम देखें क्या इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो कार्य भी हम जान लेते हैं। कार्य यदि हम देखें विद्यार्थियों, तो यही वो संगठन था जिसने नील विद्रोह के बाद उसकी जांच करने के लिए एक आयोग का गठन करवाने की मांग की। यही वो संगठन था जिसने कहा नील विद्रोह। अब नील विद्रोह को हम पढ़ चुके हैं। नील विद्रोह कब हुआ है विद्यार्थियों? नील विद्रोह हुआ है 1859-1860 में, ठीक है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं 1859-1860। नील विद्रोह की जांच कराने के लिए आयोग बनाने की मांग की इसी संगठन ने। महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। पेपर में आपसे पूछ लेगा निम्न में से वह कौन सा संगठन था जिसने नील विद्रोह के बाद उसकी जांच हेतु एक आयोग बनाने की मांग सरकार के सामने रखी। संगठन है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ऐसा संगठन जिसने ये कहा कि नील विद्रोह की जांच हेतु एक पृथक आयोग बनाना चाहिए जिससे यह पता लग सके कि आखिरकार नील विद्रोह क्यों हुआ था। अगली महत्वपूर्ण बात, तो विद्यार्थियों इसी संगठन ने, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन ने 1860 में लाए गए, इसी संगठन ने 1860 में लाए गए आयकर का विरोध किया। आयकर का विरोध विद्यार्थियों, आयकर जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स विद्यार्थियों, इनकम टैक्स आया है 1860 में। किसके समय में आया है? लॉर्ड कैनिंग के समय में आया है। तो लॉर्ड कैनिंग ने जब भारत में इनकम टैक्स शुरू कर दिया, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि कैनिंग के टाइम पर ही मैंने ये बताया था कि कैनिंग के समय में भारत में इनकम टैक्स आया है। उस समय में जिनकी जो आय जो है आई थिंक 500 रुपये होती थी सालाना, उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो 1860 में जो इनकम टैक्स आया है, ठीक है, उसका विरोध करने वाली संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने कहा कि भारत में आय पर किसी प्रकार का कर नहीं लगना चाहिए, यानी इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए इंडिया में। यह महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। इनकम टैक्स का विरोध। अब यहां पर आपको दो सवाल जानने को मिलते हैं कि इनकम टैक्स किसके समय में आया? लॉर्ड कैनिंग के समय में आया। और किस संस्था ने भारत में इनकम टैक्स लाने का विरोध किया था? तो वो संस्था है विद्यार्थियों ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। देखिए पेपर में यहीं से आजकल सवाल आ रहे हैं। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली कांग्रेस को पढ़ लेते हैं। अब कांग्रेस तो खत्म ही हो गई, वर्तमान में कहां बची है? राहुल गांधी जी कहां संभाल पा रहे हैं कांग्रेस, है ना। तो अब कांग्रेस से जो पहले की संस्थाएं थी उनका भी इतिहास कम महत्वपूर्ण नहीं है। आप देख ही रहे हो कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं। और जब ये पेपर में सवाल आते हैं तो बच्चा कहता है हमने जीएस तो पढ़ी थी, हमने इतिहास तो पढ़ा था, हमें पढ़ाया तो गया था इतिहास, लेकिन ये कैसा सवाल है ना। तो फिर ऐसी गलती ना हो, इसीलिए हम इसको पूरा ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 1860 में कैनिंग द्वारा लाए गए आयकर का विरोध भी इसी संगठन ने किया था जिसका नाम है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है ना। ये आयकर वाला सवाल महत्वपूर्ण है, ठीक है। आयकर किसके समय में आया है? लॉर्ड कैनिंग के समय में आया है। किस संस्था ने विरोध किया? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और ये भी याद रखना कितनी आय पर इनकम टैक्स लगता था। तो यदि आपकी सालाना आय 500 रुपए, उस समय की बात हो रही, आज की नहीं, उस समय में यदि आपकी सालाना आय 500 रुपए है तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान रखना ये बात। चलिए इसको हम हटा देते हैं, अगली संस्था देखते हैं विद्यार्थियों। अगली जो हमारे पास संस्था है उस संस्था का नाम है इंडियन एसोसिएशन। चलिए, उस संस्था का नाम है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, इस संस्था की स्थापना हुई है 26 जुलाई 1876 को। स्थान है कलकत्ता।
ठीक है, संस्थापक भी देख लीजिए। तो विद्यार्थियों, इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था के संस्थापक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ध्यान रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि एक आईसीएस थे। आईसीएस मतलब वर्तमान का आईएएस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इनके साथ आनंद मोहन बोस। तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर के 26 जुलाई 1876 को स्थापना की इंडियन एसोसिएशन की। कहाँ की? कलकत्ता में की। अब हम देखें इंडियन एसोसिएशन के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण काम किए हैं इंडियन एसोसिएशन ने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला जो इनका काम है वो है भैया, इसी संस्था के द्वारा सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया गया। ये शायद आंदोलन आप पहली बार सुन रहे होंगे, इससे पहले आपने सुना भी नहीं होगा, है ना। आंदोलन के नाम पे वही 3-4 गिने चुने आंदोलन है जो हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और अपने आप को इतिहास का प्रकांड पंडित समझने लगते हैं, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, है ना। सबने अवज्ञा, बस यही 2-4 याद कर लिए, बस हो गए इतिहास के प्रकांड पंडित। अब तो कोई कुछ भी पूछ ले, है ना। लेकिन जब एग्जाम में आता है, बताइए सिविल सर्विसेज आंदोलन किसने चलाया? सुई कॉइल जो है फूक जाती हैं, है ना, गुर्दे लाल हो जाते हैं। अब नहीं हो रहा भैया, पता नहीं क्या पूछ लिया, है ना। तो चलो देखते हैं इसको। इसी संस्था के द्वारा चलाया गया था विद्यार्थियों क्या? सिविल सर्विसेज आंदोलन। काफी अलग प्रकार का आंदोलन है, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछ लेगा किस संस्था के द्वारा सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया गया, तो मेरे बच्चों इसका जवाब है इंडियन एसोसिएशन। इसी संस्था ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया था। अब जरा हम जान लेते हैं कि सिविल सर्विसेज आंदोलन क्या था। देखो भैया, सिविल सर्विसेज परीक्षा जो है या सिविल सर्विसेज जो है, इसको हम कहते हैं इस्पात का चौकटा। क्या बोलते हैं? इस्पात का चौकटा। यानी ये एक ऐसी सेवा है जिसमें जुड़ करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। वर्तमान में भी ये एक बहुत बड़ी रैंक होती है ना। स्टेट में देखा जाए तो पीसीएस और सेंट्रल में देखा जाए तो आईएएस, ये अपने आप में टॉप पर होते हैं, है ना। आईएएस जो अधिकारी होते हैं यही आगे चल करके सेक्रेटरी बनते हैं, सचिव बनते हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंट को संभालते हैं। तो विद्यार्थियों, भारत में सिविल सर्विसेज परीक्षा का जनक जो माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। 1856 में सिविल सर्विसेज की नींव पड़ी, ठीक है ना, 1856 में। महत्वपूर्ण बात यह है विद्यार्थियों कि जब सिविल सर्विसेज परीक्षा, मतलब जब सिविल सेवा की नींव पड़ी तो उस समय इसमें परीक्षा नहीं होती थी, ठीक है ना। सिविल सेवा में परीक्षा नहीं होती थी। उस समय क्या होता था? उस समय उन्हीं अधिकारियों को, मतलब उन्हीं अधिकारियों के बेटी बेटों को ही सीधे चुन लिया जाता था जो ऑलरेडी कंपनी में अधिकारी के पद पर होते थे, ठीक है ना। सिविल सेवा में परीक्षा कब से शुरू हुई है ध्यान रखेंगे, हालांकि मैं एक बार ये बता चुका हूं। सिविल सेवा में परीक्षा शुरू हुई है 1861 से, ठीक है ना। सिविल सेवा में परीक्षा की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? सिविल सेवा में परीक्षा की सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी भाई। सिविल सेवा में परीक्षा की शुरुआत 1853 से हुई है। सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, ठीक है। सिविल सेवा में परीक्षा की शुरुआत ये हुई है विद्यार्थियों 1853 को। यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो 1853 में सिविल सेवा में परीक्षा की शुरुआत हुई, यानी 1853 से पहले सिविल सेवा में परीक्षा नहीं होती थी, ठीक है ना। यानी जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारी हैं उन्हीं के सगे संबंधियों को डायरेक्टली जो है बना दिया जाता था अधिकारी, परीक्षा नहीं होती थी। 1853 में परीक्षा शुरू हुई सिविल सेवा, यानी अगर आपको सिविल सेवक बनना है, आईसीएस बनना है तो आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। 1853 में पहला बदलाव यहां पर यह हुआ 1853 में, जब आईसीएस परीक्षा के लिए परीक्षा शुरू हो गई, आईसीएस बनने के लिए परीक्षा शुरू हो गई, है ना। अब 1861 में, ठीक है ना, 1861 में क्या हुआ विद्यार्थियों, देखो ध्यान से समझना। 1861 में आईसीएस परीक्षा देने की अधिकतम आयु थी 22 वर्ष, ठीक है ना। ये मैक्सिमम एज थी।
यानी अगर कोई व्यक्ति आईसीएस बनना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति आईसीएस बनना चाहता है तो उसके पास अधिकतम आयु 22 वर्ष तक ही है। यानी 22 साल की उम्र तक अगर आप आईसीएस बन जाओ तो ठीक है, अन्यथा फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना। 1861 में ये नियम आया कि आईसीएस बनने की अधिकतम आयु 22 वर्ष थी। ठीक है ना। इसी दौरान 1863 में भारत के पहले आईसीएस चुने गए, प्रथम आईसीएस। ये कौन थे? तो भैया ये कोई और नहीं, भारत के पहले जो आईसीएस थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे। ध्यान रखना। 1863 में भारत के पहले आईसीएस चुने गए और ये आईसीएस कौन थे? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे। ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। ठीक है। सिविल सेवा में परीक्षा की शुरुआत होती है 1853 से। 1861 में नियम बनाया गया कि सिविल सेवा में जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम आयु 22 साल होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप 23 साल के हो गए तो नहीं जा पाओगे, है ना। प्लस इसके बाद 1863 में पहले आईसीएस चुने गए भारतीय, और भारत के पहले आईसीएस थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ तक सब ठीक जा रहा था, है ना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत के पहले आईसीएस बने, ये बात हम लोग जानते हैं, आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। ठीक है। महत्वपूर्ण बात तब हुई जब 1866 में, महत्वपूर्ण बात तब हो गई जब 1866 में ये नियम बनाया गया कि सिविल सेवा में अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो भैया उसकी अधिकतम आयु 22 से घटाकर कर दी गई 19 वर्ष, मैक्सिमम एज। आप देख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, 19 साल अधिकतम आयु थी, यानी बच्चा समझदार भी नहीं हो पाया उससे पहले उसे आईसीएस बन जाना है ना। तो ये तो बहुत ही भेदभाव हो गया, क्योंकि भारत गुलाम था और ऐसे में भारत के अधिकांश लोगों के पास अच्छी शिक्षा नहीं थी, तो वो कैसे 19 साल की उम्र तक आईसीएस बन जाएंगे? बन ही नहीं पाएंगे। तो इस बात का विरोध हुआ, है ना। और इस बात का जो विरोध हुआ है वही सिविल सर्विसेज आंदोलन है। ठीक है ना। सिविल सर्विसेज आंदोलन के अंतर्गत सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कहा कि ये काफी कम है ना। 19 साल की उम्र अधिकतम है। यहां पर ये ध्यान रखना कि 19 साल की अधिकतम उम्र थी, यानी बच्चे को 19, अगर कोई व्यक्ति आईसीएस बनना चाहता है तो मैक्सिमम एज 19 है उसकी, है ना। यानी उसको 10 साल की उम्र से तैयारी करनी शुरू करवानी पड़ेगी उसके घर वालों को, 15 साल की उम्र से, तब वो जाकर के बन पाएगा, है ना। पहले 21 साल थी, मतलब जो पहले थी वो 22 साल थी, है ना। उसके बाद हुई यहाँ पर 19 साल। तो ये काफी चेंज आए और इन्हीं चेंजेस की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सिविल सर्विसेज परीक्षा में परीक्षा देने की आयु को बहुत कम कर दिया गया था, मैक्सिमम एज को काफी घटा दिया गया था, 19 साल कर दिया गया था, इसीलिए चलाया गया सिविल सर्विसेज आंदोलन। ठीक है ना। तो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। सिविल सर्विसेज आंदोलन किसने चलाया है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने चलाया है। क्यों चलाया है? क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में परीक्षा देने की अधिकतम आयु बेहद कम कर दी गई थी। कितनी कम कर दी गई थी? केवल 19 वर्ष। ठीक है ना। पहले कितनी थी? पहले 22 वर्ष थी। ठीक है ना। सिविल सेवा में परीक्षा कब से शुरू हुई है? 1853 से। ठीक है ना। 1853 से परीक्षा शुरू हुई है। 1861 में परीक्षा देने की अधिकतम आयु 22 वर्ष थी। इसके बाद 1863 में पहले आईसीएस बने सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और 1866 में यह नियम बना दिया गया कि सिविल सेवा में परीक्षा देने की अधिकतम आयु 19 वर्ष होगी। इसका भारतीयों ने विरोध किया और इसी विरोध के अंतर्गत जो आंदोलन चला वो था सिविल सर्विसेज आंदोलन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि सिविल सर्विसेज आंदोलन क्या है। ठीक है ना। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ठीक है। यदि ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पूरी व्याख्या कर दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया किसने? इंडियन एसोसिएशन ने 1876 में। क्यों चलाया है? तो आप लोगों के सामने है सारी की सारी चीजें। अगली महत्वपूर्ण विशेषता यदि हम देखें तो विद्यार्थियों, इंडियन एसोसिएशन ही वो संगठन था जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध। ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये तो, है ना। मैं हालांकि इसको आपको बता चुका हूं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था, है ना, और किस वर्ष आया है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया है विद्यार्थियों? ये प्रेस एक्ट आया है 1878 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1878 में आया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और ये प्रेस एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ चुके हैं और मैंने बताया था कि इस एक्ट के अंतर्गत ये नियम बना दिया गया कि कोई भी न्यूज़पेपर केवल अंग्रेजी में ही छपेगा, किसी अन्य मातृभाषा में नहीं छप सकता। ठीक है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध किया किस संगठन ने? इंडियन एसोसिएशन ने। इंडियन एसोसिएशन ने ही सिविल सेवा परीक्षा में जो उम्र की अधिकतम सीमा घटा दी गई थी उसका भी विरोध किया। उसके लिए जो आंदोलन चलाया उसका नाम है सिविल सर्विसेज आंदोलन। ठीक है ना।
तो यही वो संगठन था जिसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का भी विरोध किया, और विद्यार्थियों यही वो संगठन था जिसने इल्बर्ट बिल का भी विरोध किया। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है ये। तो इसी संगठन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध किया तथा इसी संगठन ने इल्बर्ट बिल का भी विरोध किया तथा इसी संगठन ने आर्म्स एक्ट का भी विरोध किया। ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है ये संगठन। आर्म्स एक्ट मतलब कि भारतीयों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हालांकि हम पढ़ चुके हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हमने पढ़ा है, इल्बर्ट बिल भी पढ़ा है, भारतीय जजों से संबंधित था ये, है ना, इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इल्बर्ट बिल को हमने पढ़ा है, जिसके अंतर्गत भारतीय जजों को यह अधिकार दे दिया गया था कि वे यूरोपियन मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन जब यूरोपियन जजों ने इसका भारी विरोध किया तो ये अधिकार भारतीयों से छीन लिया गया। तो ये राष्ट्रवाद की भावना में उदय का कारण बनता है ना। मैंने जब पढ़ाया था राष्ट्रवाद के उदय के कारण, तो इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो इल्बर्ट बिल, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये सारी चीजें जो है कर रहा है इंडियन एसोसिएशन, जिसके संस्थापक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला हमारे पास संगठन है मद्रास महाजन सभा। चलिए इसको मैं हटा देता हूं, साफ कर देता हूं इसको। चलिए भाई, तो अगला जो हमारे पास संगठन है वो है मद्रास महाजन सभा। चलिए, और ये सारे के सारे संगठन आप देख रहे हैं कांग्रेस से पहले के हैं, कांग्रेस के पूर्ववर्ती हैं, कांग्रेस के बाद आए हैं, मतलब कांग्रेस से पहले हैं सारे के सारे। ठीक है, चलिए, तो अगला संगठन है हमारे पास मद्रास महाजन सभा। तो मैं आपको बता रहा था विद्यार्थियों, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई है 1844 में। कहाँ पर हुई है, तो नाम जब मद्रास महाजन सभा है तो ये तो लॉजिक वाली बात हो जाएगी, कहाँ हुई है, तो मद्रास में ही हुई है। ठीक है, संस्थापक इसके इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछे गए हैं, तो जरा देख लेते हैं संस्थापक कौन है मद्रास महाजन सभा के। तो संस्थापक है इसके 3 लोग हैं, वीर राघवाचारी, लिख देता हूं यहां पे मैं एक एक करके नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वीर राघवाचारी। सेकंड है सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर। और तीसरे जो व्यक्ति इस संगठन से जुड़े हुए हैं वो हैं आनंद चार्लू। तो इसमें बस ये नाम ही महत्वपूर्ण है और आपको कुछ याद नहीं रखना है, और स्थान और समय, बस और कुछ नहीं। और अब बाकी आप इसमें याद रखने वाली और कोई चीज़ नहीं है। मद्रास महाजन सभा कब बनी है, 1844 में बनी है, और संस्थापक कौन है, तो ये 3 लोग हैं, ध्यान रखना, वीर राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर या आनंद चार्लू। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसमें, जो अंतिम है वो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इसको हटा देता हूं मैं, उसके बाद इसे नोट करते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसे और देख लीजिए, ब्राइटनेस ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये महत्वपूर्ण है, शायद आपने इसका नाम भी सुना हो। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किस वर्ष बनी है विद्यार्थियों, तो ये बनी है 1 दिसंबर 1866 को, यानी 1866 को। महत्वपूर्ण है इसका स्थान, जो कि है लंदन, ये ध्यान रखना भैया। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ बनी है, लंदन में बनी है, भारत में नहीं थी ये। ठीक है, संस्थापक कौन थे इसके, तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी संस्थापक थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के। और यदि बात की जाए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, तो विद्यार्थियों
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य आपको जरूर पता होना चाहिए। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य था ब्रिटेन की जनता तथा ब्रिटेन की संसद को, क्योंकि संस्था कहां पर, लंदन में, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है वो आपको पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूं यहां पर, काफी महत्वपूर्ण है ये उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य क्या है विद्यार्थियों? इस संस्था का उद्देश्य है ब्रिटेन की जनता तथा ब्रिटेन की संसद को भारत की समस्याओं के बारे में अवगत कराना, क्योंकि भारत में रहकर इंग्लैंड तक अपनी बात पहुंचाना काफी मुश्किल होता है और अक्सर पहुंचती भी नहीं थी, है ना। हमारी समस्याएं हम तक ही दबकर रह जाती थी। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने विचार किया कि इंग्लैंड में भी हमारी एक संस्था होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की लंदन में, जिसके संस्थापक हैं दादा भाई नौरोजी। और उद्देश्य क्या था इसका उद्देश्य था कि ब्रिटेन की जनता तथा ब्रिटेन की संसद को भारतीय समस्याओं से रूबरू कराना, उनको ये एहसास हो कि भारत में जो समस्याएं हैं वो जिम्मेवारी है किसकी? वो जिम्मेवारी है ब्रिटेन सरकार की, है ना। तो इस वजह से ये जो है सारे के सारे संगठन बनाए गए। काफी महत्वपूर्ण है ये विद्यार्थियों, ध्यान रखेंगे। और ये थे कांग्रेस के सारे पूर्ववर्ती संगठन। अगली जो हमारी क्लास होगी विद्यार्थियों, उसमें हम जानेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, और कांग्रेस की स्थापना के पीछे लक्ष्य क्या था, मंतव्य क्या था, अंग्रेजों ने क्यों आखिरकार कांग्रेस की स्थापना करने दी, और सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत क्या है कांग्रेस को लेकर, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज शुरू हो चुकी है, तो विद्यार्थियों उसको देखना ना भूलें, ठीक है ना। डेली करंट अफेयर का हमारे 10 टॉप 10 मतलब 10 सवाल लेकर के आते हैं, टॉप 10 क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं करंट अफेयर का, विद पीडीएफ आपको वो मिल जाता है। और यदि आप उसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो, जल्दी हम सभी विषयों की एकदम स्टैंडर्ड पीडीएफ तैयार करवाएंगे। तो यदि आप उन सारी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना। टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करें आप लोग एकलव्य पीसीएस, आप इसको सर्च करेंगे तो उसको आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, इसी में सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलती हैं। और जो भी हमारा वीडियो होता है सबसे पहले यहीं पर अपलोड होता है, देन वो यूट्यूब पर आता है, ठीक है ना। तो वीडियो सबसे पहले देखने के लिए भी इसको ज्वाइन करना है। और यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं करंट अफेयर की, देखिए यहाँ आपको डेली करंट अफेयर भी मिलेगा और मंथली करंट अफेयर भी मिल जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आप इससे जुड़िए। और कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कोरोना चल रहा है तो स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।